नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर 15वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। उस चैप्टर की 3 क्लासें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। आज आगे की क्लास है। तो देखो, अपने जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कौन सा चल रहा है। सबसे पहले अपने चैप्टर है अध्याय, वो चल रहा है 15वां, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जीन अभियांत्रिकी। जिसका नाम क्या है, जीन अभियांत्रिकी, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अपने जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, जीन अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी की विधियां, मतलब कौन कौन सी विधियां हैं जो जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत काम आती है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली विधि है वो कौन सी है, वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली विधि कौन सी है, वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। तो वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण ये विधि अपने कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब सेकंड विधि आज का अपना टॉपिक रहेगा। तो सेकंड विधि देखो, सेकंड विधि कौन कौन सी, ये पहली विधि है, ये कंप्लीट हो चुकी है अपनी। अब दूसरी विधि हम पढ़ेंगे आज। तो दूसरी विधि का नाम है क्लोनिंग वाहक। क्लोनिंग वाहक का चयन, देखो, क्लोनिंग वाहक का चयन। सबसे पहले वांछित जीन का पृथक्करण, मतलब एक ही ऐसे जीन का पृथक्करण अलग कर लिया गया उसको। सबसे पहले तो वांछित जीन को क्या किया गया, पहचाना गया। सबसे पहले क्या किया गया, वांछित जीन को पहचाना गया। उसके पश्चात उस वांछित जीन को पृथक कर लिया गया, अलग कर लिया गया। अब किसकी जरूरत पड़ती है, अब वाहक की जरूरत पड़ती है। वाहक होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये वांछित जीन है, इस वांछित जीन को यहां से यहां पे ले जाना है, ठीक है। ये वांछित जीन है, इसको यहां से यहां पर ले जाना है, ठीक है। तो यहां से वहां पर, यहां से यहां तक कौन लेके जाएगा, वाहक लेके जाएगा। कौन लेकर जाएगा, वाहक लेके जाएगा। तो क्लोनिंग वाहक का चयन, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, यहां ले जाने के लिए वाहक की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है या किस प्रकार से इसकी जरूरत होती है। तो जैसे ही मान लो क्लोनिंग वाहक है, उसको क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। क्लोनिंग वाहक को पृथक कर लिया जाता है, क्लोनिंग वाहक को। तो किसकी जरूरत पड़ती है, वाहक की जरूरत पड़ती है। क्लोनिंग जीन को जब पृथक कर लिया जाता है तो किसकी जरूरत पड़ती है, वाहक की जरूरत पड़ती है। वाहक में देखो, एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है ई कोलाई। एक उदाहरण होता है ई कोलाई, जिसको प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार के वाहकों में प्रयोग किया जाता है। ई कोलाई जीवाणु है, उसको प्राकृतिक व मानव निर्मित, ठीक है, प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार के वाहकों में किसका प्रयोग किया जाता है, ई कोलाई का प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है, क्लोनिक वाहक में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। क्लोनिक वाहक में क्या होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे क्लोनिक वाहक ऐसा होना चाहिए जो परपोषी पे आसानी से प्रवेश कर सके। कैसे, मान लो कि ये है परपोषी, इसको ये ग्रहण करेगा तो वो आसानी से इसके ऊपर क्या जा सके, प्रवेश कर सके। तो ये भी क्या होनी चाहिए, वाहक में विशेषता होनी चाहिए कि परपोषी के अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। दूसरी क्या होती है कि इसमें एक चिन्हित स्थल होना चाहिए, जो रूपांतरित कोशिका का चिन्हित स्थल, कि भाई यहाँ पे हमें इसको जोड़ना है। तो ये एक चिन्हित स्थल होना आवश्यक है इसके अंदर, कि इसको हमें यहाँ पे जोड़ना है। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है कि प्रमुख वाहक होते हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मिड, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, जीवाणुबोजी। और तीसरा होता है कोस्मिड, ठीक है। ये 3 वाहक हैं जिनका हम सामान्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। दूसरा अपनी विधि है क्लोनिंग वाहक का चयन। तो जैसे ही
वांछित जीन है उसका पृथक्करण, पहचान और पृथक्करण हो जाता है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाहक की ज़रूरत पड़ती है। चाहे प्राकृतिक है या कृत्रिम है, चाहे प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, इन दोनों में सबसे अच्छा वाहक कौन होता है? ई कोलाई होता है। ठीक है, वाहक के लिए कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे परपोषी उसको आसानी से ग्रहण करना चाहिए, एक चिन्हित स्थल होना चाहिए, और कुछ प्रमुख वाहक कौन कौन से होते हैं? तो प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी और कोस्मिड, ये क्या होते हैं? कुछ प्रमुख वाहक होते हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। इन सब के बारे में संरचना बना के हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। पहले ये विधियाँ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में देखो प्लाज्मिड क्या होता है, इसका चित्र कैसा होता है, कोस्मिड क्या होता है, जीवाणुभोजी क्या होता है, इनका चित्र किस प्रकार का होता है, ये सब हम आगे की क्लास के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो तीसरी विधि, ये तो कौन सी हो गई? 2 विधियां होंगी। अब हम पढ़ेंगे तीसरी विधि। तीसरी विधि है वो है वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। देखो क्या होता है वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन करने का मतलब, जैसे मान लो कि ये है, ये एक संरचना है, ठीक है, इसके अंदर देखो ये तो क्या है? वांछित जीन है, ये क्या है? वांछित जीन, ठीक है, और ये क्या है? वाहक है, ठीक है, ये वांछित जीन है, ये वाहक है, ये क्या करेगा? ये दोनों आपस में मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? निवेशन, या जैसे एक एंजाइम इसमें लाइगेशन क्या बोलेंगे? लाइगेशन। तब क्या होगा? ये क्या बनेगा? इसमें मिल जाएगा, वांछित और दोनों मिल गए तो किसका निर्माण हो जाता है? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? पुनर्योगज डीएनए का। कहने का मतलब वांछित जीन को वाहक जीन में जोड़ने के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है? इन दोनों को पास पास में लाया जाता है, और जब इन दोनों को पास पास में लाया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? लाइगेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इस लाइगेशन की प्रक्रिया में कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये लाइगेशन की प्रक्रिया, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो सहायक होते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो सबसे पहले तो इसके अंदर होता है एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, दूसरा एंजाइम कौन सा होता है? मिथाइजेज, ठीक है, तीसरा एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए लाइगेजेज, जिसका हमने अभी उपयोग किया है। एक कौन सा होता है? एल्केलाइन फास्फेट। ये कुछ एंजाइम है जिनका उपयोग करके हम वांछित जीन और वाहक जीन है दोनों को मिला सकते हैं। तो ये हो गई तीसरी विधि। अब देखो चौथी विधि, इसके अंदर चौथी विधि कौन सी होती है? तो चौथी विधि होती है वो कौन सी होती है? पुनर्योगज डीएनए। जैसे यहां पे पुनर्योगज डीएनए बन गया तो पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन, किस प्रकार से परपोषी कोशिका है उसके अंदर गुणन किया जाता है? तो पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है रूपांतरण द्वारा, एक तो कौन सा होता है? रूपांतरण द्वारा होता है, और दूसरा कौन सा होता है? पारकर्मण द्वारा। पुनर्योगज डीएनए कोशिका में परपोषी कोशिका गुणन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, रूपांतरण द्वारा और पारकर्मण द्वारा। और गुणन की प्रक्रिया में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? ई कोलाई का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है? ई कोलाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। गुणन की प्रक्रिया में 2 प्रकार से, रूपांतरण और पारकर्मण। उपयोग किसका किया जाता है? ई कोलाई का उपयोग किया जाता है। तो ये है आनुवंशिक अभियांत्रिकी की कुछ विधियाँ, ठीक है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी की कुछ विधियाँ हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो हमने जीवाणुभोजी के बारे में पढ़ा कि भाई जीवाणुभोजी क्या होता है, ठीक है। उसके पश्चात हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मिड या कोस्मिड है वो क्या होते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड और कोस्मिड है वो क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे की क्लास है
उसके अंदर पढ़ेंगे। अब देखो ये चैप्टर है वो ज़्यादा नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ये चैप्टर और बाकी है अभी। इस चैप्टर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बाकी हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।